हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस। आपको जैसे कि पता है कि हम आपको इग्नू बीए के क्वेश्चन आंसर कराते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट के कराते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो ये नया सब्जेक्ट मैंने ऐड किया है जिसका सब्जेक्ट कोड है BHD106। ठीक है, और ये भी इग्नू बीए का। इससे पहले और भी हिंदी के वीडियो डाले जा सकते हैं, अगर आपने वो नहीं देखे देख लीजिएगा। तो इसका नाम है हिंदी संरचना। ठीक है, और जितने भी लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है देख लीजिएगा। इसका नाम है भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषा संरचना से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा संरचना से क्या अभिप्राय है। इसको आपको स्पष्ट करना है, उदाहरण के तहत आपको इसे समझाना है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सस्यूर के भाषा संरचना संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपको आंसर यही करना है। ठीक है, आपसे चाहे सस्यूर के भाषा संरचना संबंधी विचारों को पूछा जाए या फिर भाषा संरचना से क्या अभिप्राय है, दोनों का आंसर यहाँ पर सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, जो आपको बताया गया है कि भाषा एक व्यवस्था है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा एक व्यवस्था है। जो लाइनें आपको अच्छी लगती हैं उनको तो वैसी की वैसी आप याद रख लीजिए। ठीक है, और उसकी यह व्यवस्था संरचनात्मक इकाइयों के सही संगठन से निर्मित होती है। हम भाषिक संरचनाओं को भाषा व्यवस्था का अंग भी कह सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के विचार विनिमय करता है। ठीक है, भाषा एक ऐसा साधन है जिससे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं या फिर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, या फिर हम अपने विचारों को, हमारे जो विचार है, हमारे भाव हैं, उन्हें हम अभिव्यक्त करते हैं। कहने का मतलब यही है, मनुष्य कई विधियों से अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, हम अलग अलग तरीके से अपने विचार और भावों को व्यक्त करते हैं। हम बातचीत करते समय आँख, हाथ और सिर के संकेतों से भी कुछ न कुछ कहते हैं। इसी तरह पांव पटककर, दांत पीसकर, जीभ दिखाकर और ऐसी कई अंगिक क्रियाएं करके भी हम भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा विज्ञान ने इन अभिव्यक्तियों को भाषा नहीं माना है। ठीक है, जो हम संकेतों का यूज करते हैं उन्हें भाषा विज्ञान ने भाषा नहीं माना है। अर्थात भाषा विज्ञान की दृष्टि में भाषा को सीमाबद्ध होना चाहिए। ठीक है, भाषा विज्ञान का कहना है कि भाषा की सीमा होनी चाहिए, उसे सीमाबद्ध होना चाहिए। भाषा को सीमा में रखकर देखने का अर्थ है उसे भाषिक संरचनाओं के आधार पर देखना। भाषा विज्ञान इसलिए मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि समूह को ही भाषा की सीमा में रखकर उनका अध्ययन करता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का कार्य भाषा की संरचना का अध्ययन करना है। अतः आधुनिक भाषा विज्ञान यह मानकर चलता है कि भाषा के अध्ययन का उद्देश्य भाषा की आंतरिक संरचना को समझना तथा उसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना होता है। सस्यूर ने लॉग की चर्चा करते हुए ये कहा है, यदि आपने पहला वाला वीडियो देखा है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको ये लॉग और पार्लोग दोनों शब्दों का मतलब क्लियर होगा। ठीक है, तो सस्यूर ने लॉग की चर्चा करते हुए ये कहा है कि भाषा अभिव्यक्ति की एक पद्धति है। ठीक है, इन्होंने लॉग का यूज करते हुए क्या कहा है कि भाषा अभिव्यक्ति की एक पद्धति है।
उन्होंने यह भी कहा था कि हर पद्धति का अपना एक ढांचा होता है जिसे उसकी संरचना कहा जाता है। अतः सस्यूर ने शब्दों में भाषा संरचना से तात्पर्य है भाषा एक व्यवस्था अथवा पद्धति है। ठीक है, सस्यूर ने अपने शब्दों में जो इन्होंने कहा है इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा है कि भाषा एक व्यवस्था है और यह एक पद्धति है। अतः भाषा व्यवस्था का भी अपना एक निश्चित ढांचा होता है। ठीक है, जिसे भाषा की संरचना कहा जाता है। किसी भी ढांचे या किसी भी संरचनात्मक गठन अथवा किसी भी व्यवस्था या पद्धति के एक से अधिक अंग होते हैं। ये सभी अंग मिलकर किसी एक दिशा में कार्य करते हैं। भाषा व्यवस्था के भी कई अंग हैं। ठीक है, भाषा व्यवस्था के यहाँ पे कई अंग बताए गए हैं जिन्हें हम भाषा की संरचनात्मक इकाइयां कहते हैं। ठीक है, भाषा व्यवस्था के अलग अलग अंगों को क्या कहा जाता है? भाषा व्यवस्था की संरचनात्मक इकाइयां कहा जाता है। यहाँ सभी अंग मिलकर एक दिशा में अर्थात मौखिक अथवा लिखित संप्रेषण की दिशा में कार्य करते हैं। भाषा की इन्हीं अंगों के आधार पर हम किसी भी भाषा को विश्लेषित कर पाते हैं। भाषा व्यवस्था की पहली भाषिक इकाई ध्वनि या स्वर है। इसे भाषा की लघुत्तम इकाइयां कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अपने स्वतंत्र रूप में ये ध्वनियां विचार विनिमय में सहायक नहीं होती, मात्र ध्वनि का प्रयोग करके अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, केवल ध्वनि से ही हम अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते। यह भी कहा जा सकता है कि अपने स्वतंत्र रूप में भाषा की यह लघुत्तम संरचनात्मक इकाइयां निरर्थक होती हैं। ठीक है, अगर इसके स्वतंत्र रूप को देखा जाए तो ये उतनी सक्सेस नहीं है। लेकिन ध्वनियां भाषा की मूलभूत यानी कि बेसिक इकाइयां हैं। ठीक है, लेकिन ध्वनियां क्या है? भाषा की बेसिक इकाइयां हैं। ठीक है, भाषा के निर्माण का यह मूलाधार भी है। भाषा का अन्य इकाइयों की संरचना ध्वनियों के योग से ही बनती है। ठीक है, भाषा की जो संरचना है वो क्या है? ध्वनियों के योग से ही बनती है, ध्वनियां मिलकर ही बनती हैं। ऐसा होने से अन्य इकाइयों में अर्थवत आ जाता है। ठीक है, ऐसा होने से क्या होता है? जो दूसरी इकाइयां हैं उनका अर्थ स्पष्ट होता है। हिंदी की ध्वनियां का ला निरर्थक हैं। ठीक है, जो हिंदी की ध्वनियां का और ला है ये क्या है? निरर्थक हैं। लेकिन इसमें निर्मित कल, काल, बल जैसे अनेक सार्थक शब्द बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे मिलकर कई सारे सार्थक शब्द बनाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के महत्वपूर्ण योग से शब्द बनते हैं। ठीक है, ध्वनियों का जो महत्वपूर्ण योग है इससे ही शब्द बनते हैं। इसलिए किसी भी भाषा में शब्दों की संख्या सर्वाधिक होती है। किसी भी भाषा में जो शब्द हैं वो सबसे अधिक होते हैं और यही कारण है कि भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग शब्द, रूप या पद है। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण रूप क्या है? शब्द, पद और इसके महत्वपूर्ण रूप है क्या क्या है? शब्द, रूप या पद। ये तीनों इकाइयां भाषा की भिन्न भिन्न तरह से काम करती हैं, इसलिए इन्हें भिन्न नाम दिए गए हैं। अन्यथा रूप और पद के भी शब्द श्रेणी की ही इकाइयां हैं। जो रूप और पद हैं वो भी क्या है? शब्द श्रेणी की इकाइयां हैं। भाषा में इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है। ठीक है, ये जो आपके रूप हैं, पद हैं, इनकी क्या है? भाषा में ये स्वतंत्र होते हैं भारत भाषा के अंदर और अपने स्वतंत्र रूप में ये अर्थवान भी होते हैं। लेकिन क्रमिक विचार विनिमय अथवा वार्तालाप में ये काम नहीं कर पाते हैं। अब इन्हीं शब्दों या पदों में हम एक निश्चित
क्रम में रख देते हैं तब विचार विनिमय का कार्य संभव हो जाता है। शब्द और पदों के योग से जो भाषिक इकाइयां निर्मित होती हैं उसी वाक्य कहा जाता है। ये लाइन आप ऐसे कैसे याद रखेंगे कि शब्द और पद के योग से जो भाषिक इकाइयां बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वाक्य कहा जाता है। कुछ समय पहले तक की परिभाषा के अनुसार वाक्य को भाषा की महत्तम और सार्थक इकाई माना जाता रहा है। आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को नहीं प्रौक्ति को भाषा की महत्तम इकाई मानता है। ठीक है, जो आधुनिक भाषा विज्ञान है वो वाक्य को नहीं बल्कि प्रौक्ति को भाषा की महत्वपूर्ण इकाई मानता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग भाषाओं में वाक्य बनाने के नियम अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी भाषाओं के वाक्य बनाने के अपने अलग नियम हैं। फिर भी यह बात एकदम सही है कि वाक्य ही अर्थवान होते हैं। ठीक है, वाक्य क्या है? ये अर्थवान होते हैं और अधिकांश विचार विनिमय हम वाक्यों के माध्यम से कहते हैं। स्वतंत्र शब्दों, पदबंधों और वाक्यों का एक निश्चित अर्थ होता है। संदर्भ के अनुसार इनकी संरचना में थोड़ा सा रूपगत परिवर्तन करके अर्थ में भेद भी लाया जा सकता है। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके हम इनके अर्थ को बदल भी सकते हैं। इस प्रकार भाषा की एक और महत्वपूर्ण भाषिक इकाई जिसे अर्थ कहा जाता है, किसी भी लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थवान होना अनिवार्य है। ठीक है, आप कोई चीज लिखते हैं या बोलते हैं उसका अर्थ होना जरूरी है। ठीक है, उसका अर्थवान होना जरूरी है। निरर्थक भाषा का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, एक ऐसी भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं है उसका हमारे जीवन में भी कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा की वे महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। ये सारी भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य और अर्थ हैं। ठीक है, जिसके सम्मिलन से भाषा निर्मित होती है। ठीक है, जिनके मिलने से भाषा बनती है और अपना कार्य संपन्न करती है। ध्वनि और अर्थ मिलकर भाषा के सबसे महत्वपूर्ण अंग वाक्य की रचना करते हैं। ठीक है, ध्वनि और अर्थ मिलकर ही वाक्य की रचना करते हैं। भाषा की संरचनात्मक इकाइयों पर किए गए विचारों को हम निम्नलिखित आरेख से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिससे आप और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे भाषा दी गई है। भाषा को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो यहाँ ध्वनि तत्व दिए गए हैं जो स्वन तत्व जिन्हों कहते हैं, और स्वन एवं अर्थ तत्व। यहाँ पे स्वन और अर्थ तत्व दिए गए हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ध्वनि को यहाँ पे ध्वनि तत्व जो है उसे स्वन तत्व कहा गया है और स्वन एवं अर्थ तत्व को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्वमित में, रूप एवं रूपित में, शब्द में और वाक्य में से बांटा गया है। इसको आप फिगर को याद कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बना देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि संरचना से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ आपको पूछा गया है आपसे कि ध्वनि संरचना से आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अंगों पर प्रकाश डालिए। अगर ध्वनि संरचना से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, ध्वनि भाषा की कैसी इकाई है? ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा मूलतः ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ठीक है, भाषा क्या है? ध्वनि और प्रतीकों की व्यवस्था है जिसका विश्लेषण भाषा विज्ञान निम्नलिखित स्तरों पर करता है। ठीक है, पहला क्या क्या इसके स्तर है? पहला है ध्वनि। ठीक है, दूसरा है अर्थ। ये आप ऐसे कैसे याद कर लेंगे? ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ठीक है, इनको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इन यंत्रों के अलावा
टेप रिकॉर्डर, ठीक है, कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पे प्लेटोग्राफ, ठीक है, कामोग्राफ और लिंगोग्राफ। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे यंत्र आपको दिए गए हैं। जैसे छोटे छोटे यंत्र भी ध्वनि के अध्ययन में सहायक होते हैं, ठीक है। इन यंत्रों के आप नाम याद रखिएगा। ये किस लिए यूज करते हैं? ये ध्वनि को सीखने में इनको यूज करते हैं। छोटे छोटे यंत्रों को ये ध्वनि में सहायक होते हैं, ठीक है। ध्वनि को सीखने में उसे सही से हम बोल पाएं, समझ पाएं, उसके लिए सहायक होते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, ठीक है। वायुमंडल में संचरण कर रही ध्वनि तरंगों श्रोता के कर्ण पुटों में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर श्रावणिक ध्वनि विज्ञान में क्या है कि जो भी वायुमंडल में जो भी ध्वनियां हैं वो क्या श्रोता तक किस तरह से पहुंचती हैं, इसके बारे में बताया गया है। कान अपनी विशेष श्रवण प्रक्रिया द्वारा इन तरंगों को ग्रहण करते हैं। भाषा की ध्वनियां इस आधार पर ही वर्गीकृत की गई हैं कि उनका उच्चारण कैसे होता है, ठीक है, उनको कैसे हम उच्चारित करते हैं और उन्हें हम किस प्रकार की ध्वनि के रूप में ग्रहण करते हैं। मानव मुख के उच्चरित ध्वनि संरचना को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जो भी हम बोलते हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां, ठीक है। आप स्वर और व्यंजन जानते होंगे पहले से ही, तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है। जो भी कुछ भी हम बोलते हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में निर्गत श्वास में कहीं भी अवरुद्धता यानी कि रुकावट ना हो, वे स्वर ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है। जब हम जो चीज बोलते हैं उसमें कहीं पर भी रुकावट ना हो, उन्हें स्वर ध्वनियां कहा जाता है। इसी प्रकार व्यंजन ध्वनियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि श्वास जब मुख विवरण में पहुंचती है तो उसे जीवा का कोई भाग दांत या ओठ मुख से बाहर निकालने में क्षणिक बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। इस स्थिति में उच्चरित ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है। व्यंजन ध्वनियां कौन सी होती हैं? जिनको बोलने में कुछ न कुछ रुकावट होती है, ठीक है, उन्हें व्यंजन ध्वनियां कहा जाता है। सिंपल सा आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो स्वर ध्वनियां हैं उनका वर्गीकरण उन्हें हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। आप ये याद रखेंगे कि स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? 3 आधारों पर होता है। पहला है जीवा के भागों की दृष्टि से, ठीक है। पहला किस आधार पर होता है? जीवा के भागों की दृष्टि के आधार पर। इस दृष्टि से स्वरों के 3 भेद मिलते हैं। पहला है जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर की ओर उठता है लेकिन उतना ही उठता है कि जीवा तालु का स्पर्श नहीं कर पाती है, इन्हें अग्र स्वर भाग कहते हैं। जैसे हिंदी में ई, ए, ठीक है, ये जैसे ये शब्द आते हैं। दूसरा है जब जीवा का मध्य भाग ऊपर की ओर अत्यल्प उठकर स्वरों का उच्चारण करता है तो ऐसी ध्वनियों को मध्य स्वर कहा जाता है, ठीक है। ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। आप याद रखेंगे जब जीभ का मध्य भाग, बीच का भाग अत्यल्प उठता है तो इन्हें क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहा जाता है। कई विद्वानों ने इन्हें केंद्रीय स्वर कहा है, ठीक है। जैसे हिंदी में आ स्वर, आ क्या है हिंदी में? आ स्वर है एक। नेक्स्ट है इसमें थर्ड से बताया गया है कि स्वर ध्वनि का तीसरा भेद। अब स्वर ध्वनि का तीसरा भेद क्या है? पश्च स्वर। तीसरे भेद को क्या कहा गया है? पश्च स्वर कहा गया है।
जिनके उच्चारण में जीवा का हिस्सा कोमल तालु की ओर उठता है और जीवा के उठने की विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की स्वर ध्वनियां उच्चरित होती हैं, जैसे हिंदी में उ, ओ, आ ध्वनियां हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड इसमें बताया गया है कि जीवा की ऊंचाई की दृष्टि से, ठीक है, दूसरा क्या है, जीवा की ऊंचाई की दृष्टि से। आप इस तरह से हेडिंग को अच्छे से डालिएगा हाईलाइट करके। यह वर्गीकरण जीवा की ऊंचाई को आधार बनाता है। जीवा की ऊंचाई का तात्पर्य वह स्थिति जिसमें वायु को निकलने के लिए कम या अधिक स्थान मिलता है। ठीक है, जीभ की वो स्थिति बताई गई है जहां पर वायु को निकलने के लिए कम या फिर ज्यादा जगह मिलती है। इस आधार पर स्वर ध्वनियों के 4 भेद दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जीवा की ऊंचाई के आधार पर यहाँ पे 4 भेद बताए गए हैं आपको। ठीक है, पहला है समव्रत यानी कि क्लोज, जहां जीवा और वायु तरंग के बीच कम से कम स्थान खाली हो। ठीक है, जैसे हिंदी में ई तथा उ स्वर ध्वनियां हैं। ठीक है, दूसरा बताया गया है अर्ध समव्रत यानी कि हाफ क्लोज। ठीक है, आपका मुंह जैसे आधा क्लोज हो, जब जीवा और वायु तरंग के बीच समव्रत ध्वनियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक स्थान खाली हो, जैसे हिंदी में ए और ओ। ठीक है, हिंदी में से ए तथा ओ ध्वनियां। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में थर्ड में क्या बताया गया है, ए और ओ ध्वनियों को बताया गया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि विस्तृत यानी कि ओपन। ठीक है, विस्तृत का मतलब क्या है, ओपन। आप याद रखेंगे इंग्लिश में भी, जिसमें आपको इजीली रहे, आपको याद रह जाए, वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, विवृत का मतलब ओपन है। अगर आप विवृत के ओपन भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जब जीवा तथा स्वर सीमा के बीच अधिक से अधिक स्थान खाली हो, जैसे हिंदी में आ स्वर ध्वनि। ठीक है, आ जब हम बोलेंगे तो बहुत सारा स्थान खाली रह जाता है। नेक्स्ट है अर्ध विवृत यानी कि हाफ ओपन। यहाँ फुल ओपन की बात की गई थी, यहाँ हाफ ओपन की बात की गई है। ठीक है, जब विवृत की अपेक्षा जीवा और स्वर सीमा के बीच तनिक कम स्थान खाली हो यानी कि थोड़ा स्थान खाली हो, जैसे हिंदी में ए, जैसे हिंदी में हम ए शब्द का यूज करते हैं तथा ओ शब्द का, ए और ओ शब्द में कम स्थान खाली होता है स्वर ध्वनियों में। थर्ड आपको यहाँ बताया गया है कि ओठों की आकृति की दृष्टि से, आप हेडिंग को जरूर अच्छे से हाईलाइट करके डालिएगा। ठीक है, ओठों की आकृति की दृष्टि से, इस दृष्टि से स्वर ध्वनियों में 2 वर्ग मिलते हैं। इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओठों की आकृति की दृष्टि से भी इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। जब ओठ गोलाकार हो, पहला क्या है, जब ओठ गोलाकार हो जाए, और दूसरा है जब ओठ गोलाकार ना हो। ठीक है, ये तो आपको आसानी से याद रहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा आपका, तो हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।